गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर हिंदी मीडियम 5th यूनिट चल रही है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायो इनऑर्गेनिक। ठीक है, जैव अकार्बनिक रसायन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जो टॉपिक है आज का वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का यौगिकीकरण। देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था, उसके बाद मैं इसके बारे में आपको लिखवाऊंगी भी। लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन में जैसे कि हमको पता है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, यानी हम कह सकते हैं अच्छे प्रतिशत में नाइट्रोजन N2 के रूप में पाया जाता है, जो कि अक्रियाशील होता है। वह सामान्य तरह से तो कभी क्रिया नहीं करता, ना ही किसी और यौगिक में बदलता है, किसी भी यौगिक में बदलता नहीं है। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये अक्रियाशील है, जैसे कि उत्कर्ष गैस होती है उस तरह से अक्रियाशील होता है। इसे किसी औद्योगिक विधि द्वारा या फिर किसी जैविक विधि द्वारा इसे बदला जा सकता है किसी यौगिक के अंदर। तो वह प्रक्रिया जिसमें हम नाइट्रोजन को यानी N2 को मुक्त नाइट्रोजन को बदल रहे हैं किसी यौगिक के अंदर, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया अमोनिया के अंदर, तो वह विधि कहलाती है नाइट्रोजन का यौगिकीकरण। ठीक है, यही इसका नाम है और यही इसकी परिभाषा है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि जो नाइट्रोजन है वो N2 के रूप में पाया जाता है और एटमॉस्फेयर में, वातावरण में लगभग 78% के आसपास N2 मुक्त रूप से उपलब्ध है। ये N2 जो होता है वो अक्रियाशील है, ये अपने आप क्रिया तो नहीं करता, लेकिन इसे क्रिया करवाया जाता है। ठीक है, किसी यौगिक में बदलने के लिए, जैसे कि अमोनिया है या इस प्रकार का कोई भी यौगिक जो है उसमें बदलने के लिए इसकी क्रिया करवाई जाती है किसी अन्य तत्व के साथ और नाइट्रोजन का एक यौगिक में बदला जाता है। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसमें मुक्त नाइट्रोजन को यौगिक में बदला जाता है, यौगिक में परिवर्तित किया जाता है, वह यौगिक जो कि अभी नया बना है ये जल में विलयशील यौगिक होता है। ठीक है, तो वह प्रक्रिया कहलाती है नाइट्रोजन का यौगिकीकरण। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखें। यह उत्कृष्ट गैसों के समान अक्रियाशील होता है या फिर निष्क्रिय होता है। सामान्य परिस्थितियों में आणविक नाइट्रोजन N2 रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। यह उत्कृष्ट गैस के समान अक्रियाशील होता है। इसका कारण
ऊर्जा है। ठीक है, तो ये तो कारण है कि जो N2 है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। सामान्य परिस्थिति में जैसे कि हम कह सकते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर कुछ विशेष परिस्थितियां ली जाए, जैसे कि हमने देखा कि औद्योगिक विधि होती है, कई सारे हैबर प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाई जाती है और वहां पर कुछ फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर दिया जाता है, तब ये अमोनिया में बदल जाता है। ठीक है, इसके अलावा और भी मेथड्स हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट करें। आगे लिखें, औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्र में नाइट्रोजन के यौगिकों के महत्वपूर्ण उपयोग है, महत्वपूर्ण उपयोग है। ठीक है, तो इसी कारण से इसे बनाया जाता है, इसके यौगिकों को। जैसे कि हमको बताया कि अमोनिया का इस्तेमाल कृषि में होता है, तो ये कारण है कि जो यौगिक है जो कि सामान्य परिस्थिति में नहीं बन रहे हैं, फिर भी इनको बनाया जाता है। ठीक है, अगला इसकी नेक्स्ट देखते हैं परिभाषा। अगला देखिए परिभाषा। नाइट्रोजन यौगिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें आणविक नाइट्रोजन को अन्य तत्वों के साथ क्रिया कराकर अन्य तत्वों के साथ क्रिया करवाकर जल में विलयशील यौगिक में जल में विलयशील यौगिक में
परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो ये होती है प्रक्रिया जिसमें N2 को किसी अन्य तत्व के साथ क्रिया करवाते हैं और क्रिया करवाने के बाद जो यौगिक प्राप्त होता है वह जल में एक विलयशील यौगिक प्राप्त होता है। आगे वायुमंडलीय N2 का यौगिकीकरण दो स्तरों पर किया जाता है। जैसे बताया, एक तो औद्योगिक विधि है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट मेथड होता है हैबर प्रोसेस, ये आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में। और दूसरा है जैविक, बायोलॉजिकल। इसके बारे में भी आप जानते हैं, जैसे कि कुछ प्लांट्स और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को बदल देते हैं उसके यौगिक के अंदर। जैसे कि हमें पता है कि जैसे मटर वगैरह के जो पेड़ होते हैं, एल्गी, ये इनका काम होता है कि ये नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर मुक्त नाइट्रोजन उसको बदल देते हैं एक यौगिक के अंदर जो कि होता है नाइट्रोजन का ही यौगिक। ठीक है, तो दो विधि है। आज की क्लास में हम औद्योगिक विधि के बारे में सबसे पहले देखेंगे कौन कौन सी रिएक्शन यहाँ पर हो सकती है औद्योगिक विधि में। ठीक है, तो ये नोट करें, और फर्स्ट हेडिंग डालिए इसके बाद औद्योगिक विधि। इसमें सबसे पहले जो मेथड आएगा आपका हैबर विधि आएगी। हैबर विधि में जैसे कि आप जानते होंगे कि अमोनिया का निर्माण होता है जब N2 के साथ हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराई जाती है। देखिए, जितनी भी इंडस्ट्रियल मेथड है, जितने भी टोटल में आपको 3 या 4 रिएक्शन ही होंगी, अलग अलग विधि होंगी, सभी रिएक्शन में एक चीज होती है कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। और हम जानते हैं कि अगर उच्च ताप और दाब की रिक्वायरमेंट है तो उसका मतलब ये वाली जो विधि हो जाएगी वो सारी की सारी किफायती विधि नहीं होगी, उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि हाई टेम्परेचर भी चाहिए, हाइड्रेशन भी चाहिए, तो बड़ी बड़ी मशीनों से द्वारा और अच्छे पैमाने पे इसका निर्माण होगा। ठीक है, लेकिन जब बायोलॉजिकल मेथड की बात की जाती है तो बायोलॉजिकल जो मेथड होते हैं, जैविक जो क्रियाएं होती हैं वो अपने आप स्वतः घटित हो रही हैं, तो वो किफायती ज्यादा होती हैं इसकी तुलना में। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि औद्योगिक रूप से इसका निर्माण किया जाता है नाइट्रोजन के यौगिकों का। नोट करें
औद्योगिक स्तर पर नाइट्रोजन का जिनमें से कुछ निम्न है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम मेथड देखेंगे वो हैबर विधि का ही देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे किस प्रकार से अन्य तत्वों के साथ क्रिया करवाकर नाइट्राइट बनता है जब अन्य तत्वों की नाइट्रोजन से क्रिया होती है। ठीक है, नाइट्राइट मतलब क्या होता है N3-। ठीक है, वो कैसे बनेगा वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट। तीन इसकी मैं अभी आपको अभी के लिए बता रहा हूँ कि तीन यहाँ पर अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजन के यौगिकों का निर्माण हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे किस तरह से अमोनिया बनता है औद्योगिक विधि में, और उसके बाद हम देखेंगे नाइट्रिक एसिड जो कि बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड से। तो सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे बनता है उसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट। उसके बाद जो हमारी रिएक्शन होगी, तीसरी हमारी रिएक्शन होगी नाइट्राइट के बारे में। ठीक है, तो इसे नोट करें और फिर हम आगे फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अमोनिया के निर्माण की अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि, सॉरी औद्योगिक नहीं आएगा, हैबर विधि। देखिए जैसे मैंने बताया कि सारी की सारी जो औद्योगिक विधि होती है वो महंगी विधि होती है, किफायती नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर उच्च ताप और दाब की आवश्यकता होती है। तो सेम ही चीज यहाँ पर है। इस विधि में उच्च ताप व उच्च दाब की आवश्यकता होती है। इसलिए आर्थिक रूप से या आर्थिक दृष्टि से या रूप से कैसे लेते हैं, यह विधि महंगी है या किफायती नहीं है, कैसे समझते हैं। ठीक है, तो हैबर विधि की जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार से होगी, N2 की रिएक्शन होगी H2 के साथ और उच्च दाब और ताप पर ये संपन्न होगी। और बनेगा यहाँ पर अमोनिया। ठीक है, नोट करें इस अभिक्रिया को। इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैबर
ही आपको पता है कि लैबोरेटरी में नाइट्रोजन से अमोनिया बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि हम यहाँ पर अमोनिया के निर्माण की विधि देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो यौगिक हमने देखा कि नाइट्रोजन से बना है वो अमोनिया बना है। अगली विधि हम देखेंगे जिसमें कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड का काम होता है कि वो नाइट्रिक अम्ल की निर्माण में आगे, मतलब नाइट्रिक अम्ल का जो निर्माण होता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड से होता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन में हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया देखेंगे जिससे कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी बर्कलैंड-हाइट विधि। ठीक है, ये विधि का नाम है जिसमें N2 की अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में N2 की क्रिया O2 से करवाई जाती है जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। NO का उपयोग नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में होता है। ठीक है, इस विधि में भी उच्च ताप की आवश्यकता होती है। इस विधि में भी उच्च ताप ब्रैकेट में टेम्परेचर लिख सकते हैं 1575 केल्विन की आवश्यकता होती है। ठीक है, N2 की अभिक्रिया O2 के साथ हो रही है इस तरह से। टेम्परेचर तो हमें पता ही है 1575 है केल्विन, और ये हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, इस मेथड का नाम क्या
ऑक्साइड विधि जिसमें नाइट्रिक एसिड बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड के थ्रू। इस अभिक्रिया में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है। NO जिसे हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड बना है, यानी जिस यौगिक का निर्माण इस विधि में हुआ है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। अगली अभिक्रिया हम देखेंगे धातु के साथ नाइट्रोजन की अभिक्रिया जिसमें नाइट्राइड का निर्माण होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि सभी विधि में उच्च ताप की आवश्यकता होती है, तो ये विधियां आर्थिक रूप से किफायती विधियां नहीं होती हैं। तो औद्योगिक विधि जितनी भी है नाइट्रोजन के यौगिकीकरण की वो किफायती विधि नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सेकंड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन है धातु के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया। इस विधि में N2 की अभिक्रिया धातुओं के साथ, धातुओं के ब्रैकेट में लिखिए Mg, Ca, Al आदि के साथ उच्च ताप पर करवाई जाती है, जिससे नाइट्राइड बनता है। ठीक है, तो अलग अलग अभिक्रिया होंगी अलग धातुओं के साथ, पर सब अभिक्रिया में ये चीज होगी कि नाइट्राइड बनेगा, यानी जो N रहेगा यौगिक के अंदर वो N3- के रूप में उपस्थित होगा, नाइट्राइड के रूप में उपस्थित होगा। सबसे पहले Mg की अभिक्रिया देखते हैं N2 के साथ। तो यहाँ पर Mg है, दूसरी साइड नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर बनेगा Mg इसमें यहाँ पर ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं हुई है, Mg3N2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो यौगिक बनेगा वो बनेगा Mg3N2। इसी तरह से कैल्शियम की सेम ऐसी आएगी, क्योंकि कैल्शियम भी क्या है प्लस चार्ज होता है,
माइनस है, यानी टोटल 2 नीचे दे रखा है, तो n पे टोटल चार्ज कितना हो गया 6 माइनस, ठीक है। और यहाँ पर mg का चार्ज होता है +2, 3 होने की वजह से यहाँ हो गया 6 प्लस, तो 6 प्लस और 6 माइनस में है तो बैलेंस हो जाएगा इस तरह से। इन सारी रिएक्शन को नोट करना है। फर्स्ट रिएक्शन में 3 मॉलिक्यूल Mg के हैं और N2 लिया गया है, प्रोडक्ट बना है Mg3N2 या मैग्नीशियम नाइट्राइड। सेकेंड रिएक्शन में 3 मॉलिक्यूल कैल्शियम के हैं, N2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और कैल्शियम नाइट्राइड बना है। लास्ट रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं एल्युमिनियम के और N2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और एल्युमिनियम नाइट्राइड का यह निर्माण हुआ है।